हेलो क्लास, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ेंगे। भारत के महान्यवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यवादी का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता पर चर्चा किया गया है और अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में दर्शाया गया, जो पॉलिटिकल साइंस और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग बीपीएससी तैयारी फोर, दरोगा, रेलवे, एसएससी, एमटीएस, पुलिस या किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आप लोगों के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें 52 MCQ क्वेश्चन है, सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, घटना चक्र का सब आधारित है। किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अवश्य आता है, 1 नंबर पक्का है। तो चलते हैं क्वेश्चन और आंसर की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? ए अटॉर्नी जनरल, बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी विधि आयोग के अध्यक्ष, डी इनमें से कोई नहीं। तो अटॉर्नी जनरल जो है भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपना पद धारण करता है? ए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत का महान्यवादी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का महान्यवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपना पद धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के महान्यवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो महान्यवादी का नियुक्ति जो है ना राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। महान्यवादी की नियुक्ति के लिए संसद की सिफारिश की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का महान्यवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? विधि मंत्री के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। तो सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा महान्यवादी को नियुक्ति किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? ए भारत के मुख्य न्यायाधीश को, महायाधिकर्ता को, महान्यायवादी को, महाधिवक्ता को। तो प्रथम विधि अधिकारी भारत सरकार का महान्यायवादी को समझा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का महानियंत्रक परीक्षक, भारत का महान्यायवादी, विधि सचिव। तो राइट आंसर होगा भारत का महान्यायवादी प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सचिव, विधि मंत्रालय, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो सही आंसर होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसी को महान्यायवादी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार है। भारत के राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, लोकसभा के, भारत सरकार के। तो भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र के में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? महाधिवक्ता को, महान्यायवादी को, अतिरिक्त महाधिवक्ता को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार महान्यायवादी को है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1 नंबर में है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है। कथन 2 में है उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। बिल्कुल वही योग्यता होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की होती, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। ये भी सही है। 3 नंबर, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। ये बात गलत है, कोई आवश्यकता नहीं है कि संसद सदस्य के सदस्य हो। 4 में है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। तो महान्यायवादी पर महाभियोग नहीं लगता है, इसे राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर रहता है। राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए और बी कथन, 2 कथन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नंबर 11, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 में है राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता होगा। तो बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं है। कथन 2 में है महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अब आधारित होगा। तो ये भी बात ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 9 तो 1 और 9 तो 2 सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही
सरकार का एकमात्र अधिकारी है जिसे भारत की संसद की बैठक में भाग लेने की अनुमति है। तो बिल्कुल ये बात गलत है। भारत के महान्यायवादी को संसद में बैठक में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल को जो है ना भाग लेने का अधिकार नहीं है। तो कथन एक गलत हो गया। कथन 2 देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है। ऐसा संविधान में चर्चा नहीं किया गया है, तो ये भी बात गलत है। अमूमन देखा जाता है कि जब सरकार इस्तीफा देती है तो महान्यायवादी को भी इस्तीफा देना पड़ता है, लेकिन इस बात का संविधान में जिक्र नहीं होने के कारण ये भी कथन गलत हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 सही है न तो 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी एक लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। तो बिल्कुल ले सकता है, 1 सही हो गया। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। बिल्कुल महान्यायवादी लोकसभा का किसी समिति का सदस्य हो सकता है। 3 में है, लोकसभा में बोल सकता है। बिल्कुल भारत का महान्यायवादी लोकसभा में बोल सकता है। लोकसभा में मतदान कर सकता है। नहीं, मतदान नहीं कर सकता है, केवल लोकसभा का सदस्य ही मतदान कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसे संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? ए, भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायाधिकर्ता, भारत के मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? भारत के महान्यायवादी को, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को। इस क्वेश्चन का सही आंसर है संसद को संबोधित करने का अधिकार केवल भारत के महान्यायवादी को है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, पार्लियामेंट संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है। ए में है, भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं, भारत के अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं, राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष तो नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी पार्लियामेंट में भाग ले सकते हैं, वह संसद का सदस्य नहीं भी होते हुए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदन में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भारत के महालेखा परीक्षक एवं लेखा नियंत्रक नहीं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं, भारत के अटॉर्नी जनरल। तो बिल्कुल भारत के अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी को ऐसा पावर है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? ए, उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग, सीएजी से कहते हैं, 148 में इसका चर्चा है। चुनाव आयुक्त, इसका चर्चा 324 में है। उपरोक्त में से कोई नहीं, 1 से अधिक। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भारत का अटॉर्नी जनरल, अनुच्छेद 76, उपराष्ट्रपति का है 63 सब अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 19 में है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं? उपराष्ट्रपति, महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। तो संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन नंबर 20, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं? उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी। तो महान्यायवादी राइट आंसर। सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? सरकारी अधिवक्ता, राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी, कानूनी सलाहकार, प्रशासनिक अधिकारी। तो सॉलिसिटर जनरल जो होता है यह सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का सॉलिसिटर होता है एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक सलाहकार, प्रधानमंत्री का सलाहकार, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कानूनी अधिकारी नहीं। तो सॉलिसिटर जनरल जो होता है यह महान्यायवादी की सहायता के लिए रखा जाता है, यह भी एक न्यायिक सलाहकार होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? महान्यायवादी, ये तो केंद्र सरकार का परामर्श देता है। नहीं, एडवोकेट जनरल, तो बिल्कुल एडवोकेट जनरल जो है कानूनी विषय पर राज्य सरकार को परामर्श देता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? महाधिवक्ता, महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नहीं, महान्यायवादी केंद्र सरकार का सहायता करता है, महान्यायवादी की सहायता के लिए ये सॉलिसिटर जनरल होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये नहीं होगा। महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल इसी को कहते हैं, यह राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 25 राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह देने के लिए अधिकृत है मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। तो यही महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल जो है राज्य सरकार के कानूनी मामले पर सलाह देने का अधिकृत होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 है भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति की अनुशंसा पर कहा है, राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है, तो यह कथन तो गलत हो गया। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारी होता है, तो बिल्कुल ये भी कथन गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कथन ए और कथन दो दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 27 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, अध्यक्ष योजना आयोग द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका चर्चा जो है ना 148 अनुच्छेद में किया गया है, इसी को कैग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधित प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष को, भारत के कानूनी मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो अपना प्रतिवेदन जो है ना प्रस्तुत करते हैं भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधित अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, उपरोक्त में से किसी को नहीं। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना लेखा प्रस्तुति जो करता है ना भारत के राष्ट्रपति को करता है, जो ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन डी में होगा, उपरोक्त में से किसी को नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो नियुक्ति होता है ना 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो उसको नियुक्त करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति 60 वर्ष में नियंत्रक एवं महालेखा पद पर नियुक्त किए जाते हैं तो 65 वर्ष 5 साल में ही वो रिटायर हो जाएंगे। या दूसरी कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति 50 वर्ष की स्थिति में वह नियंत्रक एवं महालेखा पद पर नियुक्त होते हैं तो वह 56 वर्ष में ही 6 वर्ष के बाद रिटायर हो जाएंगे। तो यही कहने का अर्थ है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को 6 वर्ष या 65 वर्ष के आयु में के लिए नियुक्त किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। ये उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल 148 उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो ये तो सही है। उसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, बिल्कुल न्यायमूर्ति के समान होता है, ये भी सही है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, बिल्कुल अयोग्य हो जाते हैं, ये भी सही है। उसको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, नहीं, राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकते हैं। इसका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो है पदच्युत महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा होता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रक्रिया है, सेम वही प्रक्रिया अपनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्न में से किसके समान है। वही बात हुआ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 कथन ए में है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना अपितु औचित्य भी है, तो बिल्कुल सही बात है। कारक आ रहा है उससे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है, तो बिल्कुल सही बात है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है। तो कौन पालन नहीं किया जाता। ए भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्यय का लेखा परीक्षक करना और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये तो बिल्कुल सही बात है, इसका काम है। बी
समीक्षा निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्यय की लेखा परीक्षण करना और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी उसका काम है। सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षण करना और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी काम है नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक का। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गत का नियंत्रण नहीं करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा है कि नहीं है, ये काम नहीं है। खर्च हो रहा है तो सही खर्च हुआ है कि नहीं हुआ, ये काम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का है। तो इस अनुसार ये क्वेश्चन नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षण करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है। बिल्कुल सही बात है। 2 नंबर में है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडार या स्टॉक के लेखाओं के लेखा परीक्षण करने और उसकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। बिल्कुल सही बात है, बहुत पावर होता है भाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2 दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 38 में है, लोक निधि के फलोत्पादन और आश्रित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG क्या के कार्यालय का महत्व क्या है। तो ये क्वेश्चन का देखते हैं क्या है। ए नंबर में, CAG संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रक रखता है और जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय वित्तीय आपात घोषित करता है। नहीं भाई, ये तो गलत बात है। 2 नंबर में, CAG की मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। बिल्कुल ये बात सही है। 3 नंबर में, CAG की प्रतिवेदनों से मिली जानकारी के आधार पर जांचकर्ताओं एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि संबंध में कानून का उल्लंघन किया है। तो बिल्कुल ये भी बात सही है। CAG को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त है कि सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षण और लेख जांच करते समय यह कानून का उल्लंघन करने वाले पर अभियोग लगा सकता है, अभियोग नहीं लगा सकता है। तो ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 39, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उसकी कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है भारत के राष्ट्रपति को, नहीं सर्वोच्च न्यायालय को, नहीं संसद को, राष्ट्रीय विकास परिषद को, तो नहीं। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उसकी उचित कार्रवाई का जिम्मेदारी जो है ना संसद के पास है, क्योंकि संसद ही उस पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है। भारत के महान्यायवादी, भारत के महाधिवक्ता, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो बिल्कुल भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है लोक लेखा समिति के बैठक में उपस्थित रहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 149। तो पूछा गया है कर्तव्य को निर्धारित करता है, तो कर्तव्य को निर्धारित अनुच्छेद 149 करता है। 148 में उसकी नियुक्ति से संबंधित चर्चा किया गया है। तो राइट आंसर कर्तव्य का निर्धारण अनुच्छेद 149 करता है। क्वेश्चन नंबर 142, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। संसद के दोनों सदन के संबोधन पर, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, राष्ट्रपति की संस्तुति पर, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक को जो हटाने की जहाँ तक बात है, संसद के संबोधन के द्वारा नहीं, 2/3 उपस्थित सदस्य के द्वारा जो प्रस्ताव पास करके महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। संबोधन नहीं, थोड़ा एरर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। परवर समिति का, प्रकलन समिति का, प्रधानमंत्री का, लोक लेखा समिति का। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को मार्गदर्शन एवं मित्र जो है ना लोक लेखा समिति को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 144, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या ना मंजूर करने की शक्ति निहित होगी वित्त मंत्री में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, भारत के मुख्य न्यायाधीश में। तो भारत के राष्ट्रपति ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के सदस्य को छुट्टी देता है या मंजूर करता है, छुट्टी सैंक्शन करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 45, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? 1975, 1977, 1976, 1981। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1976, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्ति और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सीएजी को लेखा की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया था, सेम वही क्वेश्चन है, अनुच्छेद वर्ष 1976, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47, राज्यों के वित्तीय लेखा का परीक्षण करता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य के वित्त सचिव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बात कर रहा है राज्य के वित्तीय लेखा का परीक्षण कौन करता है? इसके लिए राज्य सरकार का कोई नहीं, वही सीएजी का करता है जो 148 में है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, संसद को, मंत्रिपरिषद को? तो लोक निधि का अभिभावक जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करता है नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षण के रूप में, लोक वित्त संरक्षण के रूप में, सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, उपयुक्त सभी के संरक्षण के रूप में। तो सीएजी जो काम करता है ना, लोक वित्त संरक्षण के रूप में काम करता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50, गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के 12वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 13वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो गिरीश चंद्र मुर्मू साहब जो है ये भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने थे। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए पुट का प्रयोग कर सही उत्तर लिखिए। सूची 1 में अधिकार है, दूसरा संस्थान है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 1 3 के साथ जाएगा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो है ना, लोक लेखा समिति के मित्र कहा जाता है। भारत का अधिवक्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। भारत का महान्यायवादी जो है लोकसभा में बैठ सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत आते हैं 1 सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, सार्वजनिक राजस्व, वित्तीय प्रशासन, व्यावसायिक बैंक का कार्य निष्पादन। यही गलत है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो धन्यवाद साथियों, हम लोग ने सभी 52 क्वेश्चन को पढ़े और एक एक करके डिस्कस किए जो अभी तक बीपीएससी यूपीएससी या बड़े बड़े एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो बने रहिए आप लोग मॉडर्न जीएस एकेडमी के साथ, ऐसे वीडियो नित्य दिन एक लाते रहेंगे। घटना चक्र के सभी पॉलिटिकल साइंस के सारा क्वेश्चन एक एक करके करवा देंगे। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद।